दृष्टि खाना बनाने लगी। अनय उसे अभी भी बहुत प्यार से टेक लगाकर देख रहा था। दृष्टि की नजर जब अनय पर पड़ती तो वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती, पर अनय था कि बस उसे ही देखे जा रहा था। अनय के इस तरह देखने से दृष्टि की निगाहें भी बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। जब खाना बनाते हुए वो अनय की नजरों का पीछा करती तो ये उसकी खुली कमर पर आकर ठहर रही थी। ये देखकर वो झट से अपनी साड़ी के पल्लू से उसे ढक लेती और अनय की तरफ घूर कर देखने लगती है। दृष्टि की इन हरकतों को देखकर अनय मुस्कुराता और उसे यूं ही देखता रहता है। खाना बनाते हुए दृष्टि के बालों की लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और उसके गुलाबी होंठों को छू रही थी। अनय के दिल में अब गाना बजने लगा था। अनय उसके पीछे गया और उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। वो आहिस्ते से दृष्टि के बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। अनय के इस तरह करीब आ जाने और उसके इस टच ने दृष्टि को बेचैन कर दिया। वो आंखें बंद करके खुद को संभालने लगी। अनय ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। वो समझ गया था कि दृष्टि उसकी नजदीकियों से बेचैन हो गई है। तभी युवान को प्यास लगी, इसलिए वो पानी लेने के लिए किचन की तरफ आ गया। यहाँ आकर सबसे पहले उसका ध्यान अनय पर गया, जो दृष्टि को पीछे से बाहों में भरे हुए था। ये देखकर युवान लगभग चिल्लाते हुए बोला, अनय भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? हम सबको बैठने का बोलकर आप यहाँ मेरी दृष्टि दी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। युवान की बातें सुनकर अनय हड़बड़ाकर होश में आ गया। वो युवान के पास जाकर उसे घूर कर देखते हुए बोला, छोटे, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? कितना अच्छा मैं उसे खाना बनाते हुए देख रहा था। अभी यहाँ आकर कबाब में हड्डी बनना जरूरी था क्या? युवान ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं अभी गौतम अंकल के पास जाता हूँ और यहाँ का नजारा एक्सप्लेन करके आता हूँ। अनय होंठों पर एक शरारती मुस्कान लिए हाथ बांधकर बोला, जा जा, बिल्कुल जा। वैसे भी तेरे गौतम अंकल उसे अपनी बहू मान चुके हैं। युवान के कदम अचानक ठिठक गए। उसने आंखें चौड़ी कर ली और जैसे किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठ गया हो, वैसे चौंकते हुए बोला, क्या दृष्टि दी का प्रमोशन होने वाला है? वो मेरी भाभी बनने वाली है और मुझे ही कोई खबर नहीं। दृष्टि, जो उनकी फुसफुसाहट सुन चुकी थी, भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्या खुसर पुसर चल रही है तुम दोनों के बीच? युवान ने तुरंत मासूमियत ओढ़ ली और दृष्टि को देखते हुए बोला, कुछ नहीं दी, मैं बस देख रहा हूँ कि अनय भाई अपना ध्यान कहाँ लगाए बैठे हैं। फिर दोनों वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में दृष्टि खाना बनाकर तैयार कर देती है और सर्वेंट्स उसे डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे सबके मुंह में पानी आ गया था। दृष्टि सबको डिनर सर्व करती है। जब वो युवान के पास सर्व कर रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा ज्यादा अपने प्लेट में डलवा लेता है। गौतम जी और दृष्टि युवान की इस हरकत पर हंसने लगते हैं। सबको सर्व करने के बाद दृष्टि वेद के पास आ जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसे खिलाने के बाद वो खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद सभी एक बार लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। दृष्टि वेद की तरफ देखते हुए बोली, चलो बेटा, मासी तुम्हें सुला देती है। लेकिन वेद नन्हे हाथों को कमर पर रखकर तीखी नजरों से दृष्टि को देखने लगा। फिर होठों को थोड़ा सा आगे निकालकर बोला, नहीं दृष्टि आंटी, वेदांश अभी नहीं सोएगा, उसे अभी खेलना है। दृष्टि ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बेटा, इतनी रात में आपको खेलना है? वेद ने झट से सिर हिलाया, फिर अपनी छोटी छोटी हथेलियों से चेहरा छिपा लिया और रुआंसी आवाज में बोला, अगर आप सब मेरे साथ नहीं खेले तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अनय ने वेद को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, हमारा वेद तो हमसे नाराज हो गया। किसने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे? वैसे भी आज कितने दिनों बाद अपने अनय चाचू के घर आया है। अनय चाचू उसकी हर विश पूरी करेंगे।
वेद की आंखें चमक उठी। उसने झटपट अनय के गालों पर एक प्यारी सी किस दे दी। अनय सबकी तरफ देखते हुए बोला, कम ऑन गाइस, हमारा वेद सही तो कह रहा है। हम सब आज साथ हैं, तो क्यों इस टाइम को सोते हुए वेस्ट करना? क्यों ना हम कोई गेम खेलें और इसे एंजॉय करें। गौतम जी खुद को एनर्जेटिक करते हुए बोले, यस माय सन, यू आर राइट। हमें इस पल को एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी तुम सब रोज रोज तो यहाँ नहीं आते। सभी सोचने लगते हैं कि क्या खेल खेला जाए। वेट टेबल पर खड़े होकर बोला, हम सब हाइड एंड सीक खेलेंगे। सबको वेद का आइडिया बहुत पसंद आता है। अनय के मन में भी हाइड एंड सीक सुनकर लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब सिंघानिया मेंशन में उन्होंने ये गेम खेला था तो उसे दृष्टि को परेशान करने का बहुत मौका मिला था। आज वेद की वजह से उसे ये मौका दोबारा मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन सबसे पहले सीख कौन करेगा? ये सवाल उठते ही सब पीछे खिसकने लगे। तभी वेद खड़ा हो गया। सबको यही लगा कि वेद सीख करने वाला है, इसीलिए सभी रिलैक्स हो गए। पर उसने सबकी झूठी उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहा, मैं डिसाइड करूंगा कि सीख कौन करेगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। ये देखकर गौतम जी सबका जोश बढ़ाते हुए बोले, अरे ऐसे बच्चों की तरह क्या छुप रहे हो सब? बस सीख ही तो करना है, शेर के सामने थोड़ी जाना है। अनय गौतम जी की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो आप खुद ही सीख क्यों नहीं करते? गौतम जी अनय की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, अगर मैं सीख करने गया तो तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए सोच लो। पहले ही बता रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। वे स्माइल करते हुए गौतम जी की तरफ देखते हुए बोला, दादू, आप ठीक कर लोगे। फिर क्या था, सब अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे, क्योंकि उनके सामने एक खतरनाक खिलाड़ी जो आने वाला था। गौतम जी एक तरफ खड़े होकर काउंट करने लगे, फिर 1 2 3 कहकर सबको खोजने के लिए निकल जाते हैं। घर में चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। ये देखकर गौतम जी स्माइल करते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि सबसे पहले बारी किसकी आने वाली है। वो दबे पांव किसी शातिर शिकारी की तरह कदम बढ़ाने लगते हैं। उन्हें पर्दे की तरफ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो एक्साइटेड होकर पर्दा हटाने वाले होते हैं, वहां कोई नहीं होता। उन्हें भी समझ आ जाता है कि आज इतनी आसानी से उनकी दाल नहीं गलने वाली। दृष्टिवाल के एक कोने में छिपी होती है। तभी गौतम जी उस तरफ आने लगते हैं। उन्हें दूर से ही दृष्टि की साड़ी का पल्लू लहराता नजर आता है। जल्दी जल्दी छिपने के चक्कर में दृष्टि ने अपनी साड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो गौतम जी की आहट पाकर आगे बढ़ने लगती है। इससे पहले कि गौतम जी दृष्टि को देख पाते, एक कमरे का दरवाजा अचानक से खुलता है। 2 मजबूत हाथ उसे खींचकर कमरे में ले आते हैं और वो कमरा आहिस्ते से बंद हो जाता है। गौतम जी वहां से चले जाते हैं। दृष्टि की तो जान ही निकल गई थी। ये अनय ही था जिसने वक्त पर दृष्टि को बचा लिया था। उसे पता था कि दृष्टि पूरे घर को चिल्लाकर सिर पर उठा ही लेगी, इसलिए उसने पहले ही उसका मुंह ढक दिया था। गौतम जी के जाने के बाद अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर तुम चिल्लाना मत। दृष्टि अपनी आंखों के इशारे से हाँ में सिर हिलाती है। अनय आहिस्ते से उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा देता है। ऐसा करते ही दृष्टि उस पर बिगड़ते हुए बोली, ये क्या हरकत थी? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। मैंने तुम्हें पकड़ने से बचाया और तुम हो कि मुझ पर ही बरस रही हो। ये कहते हुए अनय मुंह लटका लेता है, जैसे कि उसे दृष्टि की बातों का बुरा लगा हो। ये देखकर दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी कि मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला,
सिर्फ सॉरी। दृष्टि कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, थैंक यू कि आपने मुझे पकड़वाने से बचाया। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इतना रूखा सूखा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करता। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तो गीला गीला थैंक यू कैसे बोलते हैं? दृष्टि सवालिया नजरों से अनय की तरफ देख ही रही थी कि तभी अनय दोनों के बीच की दूरियां मिटाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगता है। दृष्टि तो उसे बस देखती ही रह जाती है। उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी ही देर में दृष्टि भी उसके किस का जवाब देने लगती है। अनय किस करते हुए दृष्टि की खुली कमर को सहला रहा होता है। दृष्टि अनय के इस टच से पिघल रही होती है। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट आती है। दृष्टि अनय का कॉलर पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लेती है और कबर्ड के पीछे छिप जाती है। ये गौतम जी ही थे जो उन्हें ढूंढते हुए उस कमरे में आ गए थे। दोनों अपनी सांसें रोके कबर्ड के पीछे छिपे हुए थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अनय के दोनों हाथ दृष्टि की खुली कमर पर थे। दृष्टि ने अपना चेहरा अनय की नेक पर छिपा रखा था। उसके पतले मुलायम होंठ बार बार अनय की नेक को छूकर उसे रेस्टलेस कर रहे थे। इस वक्त उसने खुद पर किस तरह कंट्रोल किया हुआ था, यह अनय से बेहतर कौन जान सकता था। खुद को कंट्रोल करने के लिए अनय ने दृष्टि की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। गौतम जी के जाते ही वो दृष्टि से एक झटके में अलग हो गया और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। दृष्टि को भी समझ नहीं आया कि अनय के साथ ये क्या हो रहा था। गौतम जी पूरे फोकस से सबको ढूंढने में लगे हुए थे और उन्हें अपना पहला शिकार मिल जाता है। आस्तिक, जो कि किचन काउंटर के नीचे छिपा बैठा था। गौतम जी उसे पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। आस्तिक उनके हाथों को झटकते हुए बोला, युवान, परेशान मत कर। गौतम अंकल दोबारा उसे कंधे पर थपथपाते हैं। अब आस्तिक पीछे मुड़ता है तो गौतम अंकल को पाता है। गौतम जी आस्तिक की तरफ देखकर विनिंग स्माइल देते हुए बोले, कंग्रेचुलेशंस आस्तिक बेटा, तुम मेरे पहले शिकार हो। आस्तिक मुंह लटकाकर बाहर आ जाता है। धीरे धीरे गौतम जी सबको ढूंढ लेते हैं, पर वेद को वो अब तक नहीं ढूंढ पाए थे। वेद जब आसपास नहीं दिखा तो सब टेंशन में आकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी दृष्टि की नजर सोफे के नीचे सिकुड़े हुए वेद पर गई, जो कि छिपते छिपते ही सो गया था। दृष्टि ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ ले जाने लगी। बाकी सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दृष्टि वेद को बेड पर सुलाकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अनय भी चेंज करके एक बार दृष्टि और वेद के कमरे की तरफ जाने लगता है, ये देखने के लिए कि दोनों सोए या नहीं। तभी वेद नींद में ही रोने लगता है। ये सुनकर अनय जल्दी से कमरे में आता है। तब तक दृष्टि भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वेद शायद कोई डरावना सपना देख रहा था, इसलिए वो डर के मारे रोने लगा था। वो रोते हुए अपनी आंखें खोल देता है और अपनी आंसू भरी आंखों से रोते रोते बोला, मुझे मम्मा के पास जाना है। अनय और दृष्टि तुरंत वेद के पास आ गए। दृष्टि ने उसे अपनी गोद में लेकर उसके आंसू पोंछे और प्यार से बोली, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? अनय ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नरम आवाज में पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वेद आंसू भरी आंखों से बोला, अनय अंकल, दृष्टि आंटी, मुझे मम्मा की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज। अनय और दृष्टि एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और इस वक्त सिंघानिया मेंशन जाना मुमकिन नहीं था। दृष्टि ने अनय को इशारा किया कि वेद को संभालने की जरूरत है। फिर वो वेद के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई और बोली, बेबी, मम्मा के पास तो आप रोज सोते हो ना,
आज बस एक रात हमारे साथ रहो। अगर तुम हमें छोड़कर मम्मा के पास चले गए तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हम सैड हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल और आंटी उदास हों? अनय और दृष्टि ने रोनी सी शक्ल बना ली। वेद ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। वो भले ही छोटा बच्चा था, लेकिन बहुत समझदार भी था। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने झट से अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछे और बोला, अंकल, आंटी, आप सैड मत हो। वेदांश आज आप दोनों के साथ रहेगा। अनय और दृष्टि ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दृष्टि वेद के पास लेटते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलो बेटा, आज दृष्टि आंटी तुम्हें एक कहानी सुनाएंगी, प्रिंस और प्रिंसेस की। वेद आंखें बड़ी करके बोला, प्रिंस और प्रिंसेस की? कहानी सुनने की बात पर वेद एक्साइटेड होकर दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि ने उसके प्यारे गालों को प्यार से चूमा और कहानी शुरू की। प्रिंसेस बहुत ही प्यारी और क्यूट थी, लेकिन वो हमेशा बहुत सैड रहती थी। अनय, जो वहीं टेक लगाकर बैठा था, वो ध्यान से दृष्टि की कहानी सुन रहा था। वेद ने चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए पूछा, पर वो सैड क्यों थी? दृष्टि वेद के सिर को सहलाते हुए बोली, क्योंकि बेटा वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली थी। उसके मम्मा पापा भी उसे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे, इसलिए वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो बातें कर सके, खेल सके। वेद और अनय दोनों ही ध्यान से कहानी सुन रहे थे। वेद एक्साइटेड होकर बोला, फिर क्या हुआ? दृष्टि मुस्कुराई। फिर एक दिन अचानक उस प्रिंसेस की लाइफ में एक प्रिंस आया। प्रिंस का नाम सुनते ही वेद बहुत एक्साइटेड हो गया। दृष्टि ने कहानी जारी रखते हुए कहा, प्रिंस उस प्रिंसेस को बहुत तंग करता था, लेकिन उसकी बहुत केयर भी करता था। वो हमेशा उसका ध्यान रखता कि वो किसी भी चीज से परेशान ना हो और हमेशा खुश रहे। दृष्टि की कहानी सुनकर अनय मुस्कुरा उठा, क्योंकि दृष्टि खुद की कहानी ही सुना रही थी। अब तक वेद की पलकें भारी हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। दृष्टि भी थक चुकी थी, इसीलिए कहानी सुनाते सुनाते ही वेद को अपने सीने से लगाकर सो गई। अनय ने धीरे से दृष्टि के सिर को सहलाया और हल्के से फुसफुसाया, फिर वो प्रिंस एक दिन उस प्रिंसेस से शादी कर लेता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। ये कहते हुए उसने झुककर दृष्टि के गालों को चूम लिया। फिर एक नजर वेद और दृष्टि पर डालते हुए उसने मन ही मन कल्पना की, एक दिन उसका और दृष्टि का भी प्यारा सा बेबी होगा। वो उसके साथ खेलेगा, उससे बहुत प्यार करेगा। ये सब सोचते हुए अनय ने वेद के सिर पर प्यार भरा किस किया, फिर दृष्टि के सिर को भी हल्के से चूमा। उसके बाद उसने दृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया और वहीं सो गया। वेद दृष्टि की बाहों में था और दृष्टि अनय की बाहों में। तीनों सुकून की नींद सो रहे थे। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन। आर्य की नींद तानिया से पहले खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसे खुद से लिपटकर चैन से सो रही मासूम सी तानिया को देखा। वो एक नजर अपनी और तानिया की हालत को देखता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो तानिया की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। तानिया नींद में कसमसाते हुए आर्य को और जोर से जकड़कर सो जाती है। कमरे में इधर उधर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियों, बुझी हुई कैंडल्स, आर्य और तानिया के एक दूसरे में उलझे फर्श पर पड़े कपड़े कल रात के उनके हसीन पलों की गवाही दे रहे थे। आर्य तानिया को अपना बनाकर बेहद खुश था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उन्होंने अपने इस खूबसूरत से रिश्ते को एक कदम और बढ़ा दिया था, जहां दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां थीं। इन खुशियों के लिए आर्य को बहुत इंतजार करना पड़ा था। उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। अचानक से अपनी मॉम और बहन का चले जाना उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। फिर अपने डैड का खुद से दूर हो जाना, इन सब ने कहीं ना कहीं आर्य को खुद से ही दूर कर दिया था।
वो खुश रहना ही भूल गया था। उसका सिर्फ जिंदगी में एक ही लक्ष्य रह गया था, अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, अपनी मॉम और बहन के कातिल को ढूंढकर उसे बद से बदतर सजा देना। पर तानिया ने उसे न सिर्फ उसकी सारी खुशियां लौटाई थीं, बल्कि उसे अपना परिवार भी बना लिया। नो डाउट वो अब तानिया से बेहद प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। आर्य तानिया के गालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी तानिया की आंखें खुल गईं। उसने अपनी सिचुएशन को देखे बिना सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आया। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, वेद कैसा है? उसने ठीक से खाना खाया ना? अनय और दृष्टि उसे ठीक से सुला पाए होंगे ना? चलिए ना, हम अपने बच्चे को लेकर आते हैं। मुझे लगता है वो अपने मम्मा और डैडी को बहुत मिस कर रहा होगा। आर्य उसके ऊपर आ जाता है और उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। वाइफी, सुबह सुबह रोमांटिक मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे। हमारे बेबी के पास तो अनय और दृष्टि होंगे ना, पर यहाँ तुम्हारा गरीब पति तुम्हारे एक किस के लिए तड़प रहा है, उसका क्या? आर्य की बातें सुनकर तानिया की नजर खुद की हालत पर गई। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसने आर्य को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए आप। ये कहते हुए वो वहां से भागने लगी, लेकिन आर्य ने उसे रोक लिया। आर्य तानिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो तानिया को अपने पास खींच लेता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद फिर उसे रिलीज कर देता है। तानिया के गाल अभी भी गुलाबी हो रखे थे। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तानिया ने झुककर आहिस्ते से आर्य के होंठों को चूम लिया और बोली, आई लव यू आर्य, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए तानिया आर्य के सीने में छिप गई। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे, एक दूसरे को फील किया। फिर आर्य बेड से उठकर बैठ गया। तानिया भी खुद को सफेद कंबल में कवर करते हुए बैठ गई। आर्य ने एक नजर कमरे की हालत को देखा, फिर तानिया की तरफ, जो खुद को उस ब्लैंकेट में छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर आर्य की शरारत जाग उठी। वो तानिया के करीब जाकर बोला, वाइफी, कल हमने अपना सबसे खूबसूरत पल जिया, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। कहा था कि तानिया खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आर्य की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आर्य समझ गया कि उसकी वाइफी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसे परेशान करते हुए बोला, वाइफी, हमारे रूम की हालत, हमारे एक दूसरे के साथ उलझे हुए फर्श पर पड़े कपड़ों को देखकर मुझे एक बार फिर उस पल को जीने का मन हो रहा है। क्या हम... बेबी, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे अभी खा जाओगी? तानिया आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, तो सीरियसली आर्य, कल रात के बाद भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप अभी फिर से शुरू होना चाहते हैं? आर्य ये सुनकर तानिया को नॉटी स्माइल पास करता है और उसके कानों की तरफ झुककर बोला, तो तुम अपने हस्बैंड का एनर्जी लेवल टेस्ट करना चाहती हो? तानिया समझ गई कि अगर वो वहां से नहीं भागी तो आर्य से उसे कोई नहीं बचा सकता। वो झट से बेड पर से उठ गई और खुद को ब्लैंकेट से लपेटकर आर्य से दूर होते हुए बोली, मुझे आपके एनर्जी लेवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए वो वॉशरूम में घुस गई और डोर बंद कर लिया। उसे भागता देखकर आर्य स्माइल करता है और वहीं पास में पड़ा रोब पहनकर दूसरे वाले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तानिया एक बाथरोब पहनकर वापस रूम में आती है। ये सब नौकरों से साफ करवाने में उसे बहुत शर्म आने वाली थी, इसलिए वो खुद ही सफाई में लग गई। सबसे पहले उसने आर्य और अपने कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में डाला, फिर कमरे की सफाई करते हुए बेडशीट भी चेंज कर दी। फिर वो कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वॉशरूम में आकर जब उसने अपना बाथरोब हटाया
तो एक बार फिर अपने आप को आईने में देखकर उसके गाल गुलाबी होने लगे, क्योंकि कल रात आर्य ने अपने पैशन में उसकी बॉडी पर जगह जगह लव बाइट्स बना दिए थे, जिन्हें छुपाने के लिए तानिया को बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली थी। वो ब्लश करते हुए आईने की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, तुम्हारा मैं क्या करूं? ये कहते हुए वो बाथटब में जाने ही वाली थी कि तभी आर्य की बाथरूम के डोर के बाहर से आवाजें आने लगी। बेबी, आज खुद को देखकर शर्माती ही रहोगी या नहाओगी भी? यहाँ तुम्हारा गरीब पति तुम्हारा वेट कर रहा है, उस पर थोड़ा तो तरस खाओ। अगर तुम्हें अकेले नहाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। तानिया बाथटब में लेटते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, समझे आप? ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने टब में गर्म पानी भरा था अपनी थकान मिटाने और खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आर्य ने कल रात उसे बुरी तरह थका दिया था। रसावत मैंशन। दृष्टि की आंख अनय से पहले खुली। उसे अपने कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। तब उसने अपनी बाहों की तरफ देखा तो अनय उसे मजबूती से थामे हुए था। ये देखकर वो मुस्कुरा दी। फिर उसने अनय का सोता हुआ चेहरा देखा, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो सबसे पहले वेद के माथे को किस करके उसे आहिस्ते से खुद से अलग करती है। फिर अनय की तरफ झुककर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके होंठों को आहिस्ते से चूम लेती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ने को होती है, उसे अपनी कमर पर अनय के हाथों की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस होती है। वो समझ जाती है कि अनय जाग रहा है, बस सोने का नाटक कर रहा था। वो अनय के उस हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोलती है, आपने चीटिंग की, आप जाग रहे थे। अनय मुस्कुराते हुए दृष्टि को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। ये देखकर दृष्टि उसे घूरने लगती है। अने, क्या कर रहे हो आप? एक छोटा बच्चा भी यहीं सो रहा है, अगर वेद जाग गया तो? गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। अनय उसकी कमर को एक हाथ से थामकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, बेबी, अभी अभी तुमने मेरी नींद का फायदा उठाने की कोशिश की थी, उसका क्या? दृष्टि चालाकी दिखाते हुए बोलती है, वो तो मुझे इन होंठों पर बहुत प्यार आ रहा था ना, इसलिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि तभी अनय ने उसे अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो दृष्टि के होंठों के बेहद पास जाने लगा। ये देखकर दृष्टि घबराते हुए बोल पड़ी, मैंने कहा ना, मैंने आपका फायदा नहीं उठाया है, मुझे तो बस। अनय दृष्टि के होंठों के बेहद पास पहुंचकर बोला, जान, वो सब मेरा फायदा उठाने से पहले सोचना चाहिए था। अनय बीच में ही उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, इन होंठों पर प्यार आ रहा था, है ना? तो मुझे भी अब इन होंठों पर बहुत प्यार आ रहा है। ये कहते हुए वो दृष्टि के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वो अनय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी इस किस में शामिल हो जाती है। अनय उसे थोड़ा देर तक और किस करना चाहता था, लेकिन वेद भी वहीं था, इसलिए उसने दृष्टि को छोड़ दिया। पर उससे पहले उसने दृष्टि के होंठों को हल्का सा बाइट कर लिया। रसावत मेंशन। दृष्टि चीखने ही वाली थी कि उससे पहले अनय उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, श्श्श, बेबी, वेद यहीं पर है, अगर तुम चिल्लाओगी तो वो उठ जाएगा। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। ये देखकर अनय ने स्माइल किया और उसे टीस करते हुए बोला, सॉरी बेबी, पर जो तुम अभी चाहती हो वो नहीं हो सकता। ये सब हम शादी के बाद करेंगे। दृष्टि अनय की कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। अनय भी स्माइल करते हुए दृष्टि को जाते हुए देखता रहा, फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। शॉवर लेने के बाद दृष्टि एक बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसने कपड़े तो लाए ही नहीं थे। दृष्टि उसी टेंशन में थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ।
उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक फीमेल सर्वेंट खड़ी थी जो अपने हाथों में एक पेपर बैग लिए हुए थी। दृष्टि ने उसके हाथों से वो बैग ले लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो चेंजिंग रूम में आ गई। वो सोच रही थी कि अनय को कैसे पता चला कि उसके पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। वो ये सब सोचते हुए ड्रेस निकालने लगी। ड्रेस के अंदर एक नोट था जो कि अनय का लिखा हुआ था। मुझे पता है कल तुम अपने लिए कपड़े लेना भूल गई थी। मुझे प्यार से देखने से तुम्हें फुर्सत मिले तब ना तुम ये सब याद रखो। इतना पढ़कर दृष्टि के फेस पर स्माइल आ गई। वो समझ रही थी कि अनय के प्यार से देखने का मतलब उसके घूरने से है। उसने वो ड्रेस पहन ली जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। ये रेड कलर का मिड लेंथ ड्रेस था जो दृष्टि पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो रेडी होने के बाद खुद को आईने में देखते हुए बोली, हरकतें चाहे बंदर जैसी क्यों ना हो, पर चॉइस बहुत अच्छी है इनकी। ये कहते हुए वो उस नोट को दोबारा पढ़ने लगी। मुझे पता है मेरी चॉइस नंबर 1 है। ये पढ़ते ही दृष्टि अपने आसपास देखने लगी। वो अपने मन में बोली, कहीं अनय मुझे देख तो नहीं रहे। फिर उसने आगे पढ़ा, अपने दिमाग को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो समझ ही चुका हूँ। बालों को बांधने की जरूरत नहीं है। लेट देम बी फ्री। दृष्टि ने वो नोट अपने दिल से लगा लिया, एक गहरी सांस ली और खुद को आईने में निहारा। उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो अनय की केयरिंग ने दी थी। वो मिरर के सामने गई और अपने बंधे हुए बालों को देखते हुए बोली, इन बंधे हुए हेयर स्टाइल में तो कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। अब अनय को कौन समझाए कि इन फैशन और स्टाइल के बारे में। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि तभी उसने खुद को आईने में देखा। वो खुद को निहारते हुए मुस्कुराई। अनय इज राइट, मैं खुले बालों में ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। दृष्टि अब ये सोचने लगी कि अनय को कैसे पता चला कि इस ड्रेस में खुली हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी या बंधी हुई। उसने आगे पढ़ा, मुझे पता है तुम अभी आईने के सामने खड़ी हो और सोच रही हो कि मैं कैसे जान गया कि खुला हेयर स्टाइल तुम्हें सूट करेगा, है ना? कभी कभी लगता है अनय मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। तुम्हारे बारे में मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? अब ज्यादा मत सोचो, जैसा कहा है वैसा करो और रेडी होकर नीचे आओ। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे जाने लगी ही थी कि तभी दरवाजे के पास रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर अनय का नाम देखकर उसकी स्माइल और गहरी हो गई। फोन उठाते ही सामने से अनय की आवाज आई। दृष्टि मुस्कुरा के बोली, तुम क्या मेरे दिमाग में बैठे हो? नहीं बेबी, तुम मेरे दिल में हो, इसलिए हर फीलिंग पढ़ लेता हूँ। अब जल्दी नीचे आओ वरना मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। दृष्टि बाहर आ गई। दृष्टि ठीक वैसे ही रेडी हुई जैसा अनय ने कहा था। फिर वो वेद को अपनी गोद में उठाकर उसे वॉशरूम में ले गई। उसे नहलाया, तैयार किया और प्यार से उसकी हेयर स्टाइल बनाई। फिर वेद को अपनी गोद में लेकर नीचे आ गई। नीचे सभी ब्रेकफास्ट की टेबल पर थे और दृष्टि और वेद का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही दृष्टि नीचे आई, अनय तो उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया। उसकी नजरें बस दृष्टि पर टिक गईं, जैसे पूरी दुनिया ही थम गई हो। दृष्टि अपनी चेयर पर बैठ गई और मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग? सभी हल्की हंसी में मुस्कुराने लगे। ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया। साथ बैठकर सबने खाना खाया जैसे एक प्यारी सी फैमिली हो। ब्रेकफास्ट के बाद युवान और बाकी बॉयज भी सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। गौतम जी ने जाते वक्त एक ही शर्त पर उन्हें जाने दिया, बस एक बात का वादा करो, तुम सब समय समय पर घर आते रहोगे। ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, तुम सबका भी है। सब ने सिर झुकाकर गौतम जी की बात मान ली, क्योंकि उस घर में अब सिर्फ दीवारें नहीं थीं, रिश्तों की गर्माहट थी, प्यार की बुनियाद थी। दृष्टि और अनय वेद को लेकर एक कार में बैठ गए। उनकी कार अब सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अब तक सारे सर्वेंट्स आकर घर की साफ सफाई कर चुके थे। अब घर पहले की तरह ही लग रहा था। तानिया जब रेडी होकर ड्रेसिंग मिरर के पास आई और तैयार होने लगी, तो
तो आर्य दूर से ही टेक लगाकर तानिया को देखने में लगा हुआ था। वो उसे देखते ही देखते उसके पास आया और पीछे से ही उसे हग कर लिया। तानिया कसमसाते हुए उससे छूटने की कोशिश करने लगी। ये देखकर आर्य उसके कंधे पर अपना चिन्ह रखकर बोला, क्या कर रही हो वाइफी? मैंने तो अभी तुम्हारे साथ ठीक से रोमांस भी नहीं किया और तुम अभी से मुझे खुद से दूर कर रही हो। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, ऐसी बात नहीं है। मैं बस अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती हूँ। कल पहली बार वेद हमसे दूर था ना। तानिया ये सब कह ही रही थी कि तभी उनके घर का डोर बेल बजा। वो समझ गए कि जरूर दृष्टि और अनय ही होंगे। दोनों नीचे आ गए। तानिया ने दरवाजा खोला तो वेद दृष्टि की गोदी से उतरकर दौड़ते हुए तानिया की तरफ चला गया। तानिया अपने घुटने के बल बैठी हुई थी। वेद ने अपनी मम्मा की गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेट दिया। तानिया ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, बेबी, आपने आंटी और अंकल को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? तानिया ने वेद को अपनी गोदी में उठाकर उसके सिर पर किस करते हुए दृष्टि, अनय और बाकी सबको अंदर आने के लिए कहा। आर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, वेद ने तुम दोनों को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं यार, बस रात को रो रहा था। शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा और तानिया भाभी को बहुत मिस कर रहा था, पर दृष्टि और मैंने उसे संभाल लिया। फिर अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और मुझे तो अपने वेद बेबी को संभालना ही था, क्योंकि मुझे इससे फ्यूचर के लिए भी एक्सपीरियंस हो गया। अनय के इस तरह कहने से दृष्टि के गाल गुलाबी हो गए। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। आर्य ने यह नोटिस कर लिया। तानिया भी दोनों को देखते हुए मन ही मन बोली, अच्छा, तो बात यहाँ तक बढ़ गई है और मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर वो वेद को अपनी गोदी में लेकर दृष्टि के साथ अपने कमरे में चली गई। अनय आर्य की तरफ देखते हुए बोला, वो सब छोड़, अपनी बात कर। तानिया भाभी के चेहरे और तुझे देखकर तो लग रहा है कि कल की रात कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रही दोनों की। आर्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप। तू अपनी बात कर। वैसे तो तू लड़कियों से दूर भागता रहता था और अब बेबी की भी प्लानिंग करके रखी है। आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे और विवेक को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अनय स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, यार, पहले मुझे तो ठीक से पता चलता तो तुम दोनों को बताता ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब तू और विवेक तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता, पर दृष्टि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो आर्य की तरफ देखते हुए अपनी बातें जारी रखते हुए बोला, वो मेरी लाइफ की पहली लड़की है जिससे मैं खुद उलझा। उसके साथ काम करते करते मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसके लिए कुछ फील करता हूं, पर मैंने काफी दिनों तक अपनी इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पहली मीटिंग में ही मेरा दृष्टि के साथ वो कनेक्शन बन गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया। मैं दृष्टि को दिल से चाहता हूं, इसलिए मैं उसे वाइफ बनाना चाहता हूं और मेरे डैड भी उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अनय ने दृष्टि के लिए अपनी फीलिंग्स बताते हुए उस पार्टी वाली रात के बारे में भी आर्य को बता दिया। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू दृष्टि से शादी करना चाहता है। तानिया से मुझे उसके बारे में पता चला कि वो अकेली रहती है। मुझे खुशी होगी कि अब उसे अकेला रहना नहीं पड़ेगा। अब मैं उसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता और बहुत जल्द उस ड्रग्स मिलाने वाले इंसान को भी ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए की सजा दूंगा। दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तैयार होने के बाद उसने खुद को ड्रेसिंग मिरर में देखा। तभी उसे पीछे से एक लड़की स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। विवेक उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम मेरे रूम में कैसे आई? ये सुनकर वो लड़की स्माइल करते हुए विवेक के पास आई और उसके सीने पर पॉइंट करते हुए बोली, मैं तो यहाँ आपके दिल में हूँ, तो आपके कमरे में आना कौन सी बड़ी बात है। ये कहते हुए वो लड़की स्माइल करने लगी। विवेक तो उसकी स्माइल में खोया हुआ था। तभी
उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई पड़ी। अपनी मॉम की आवाज सुनकर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। तभी उसने अपने आसपास देखा। वो लड़की वहां नहीं थी। इसका मतलब ये सिर्फ विवेक का इमेजिनेशन था। ये वही थी जो उस दिन विवेक ने उसे उन आवारा लड़कों से बचाया था। वो लड़की तानिया की बहन जीविका थी, जो अब विवेक के दिल में बस चुकी थी। जिस दिन से विवेक उससे मिला था, वो उसके ख्यालों में खोया हुआ था। उसने जीविका को अपने दिलो दिमाग से हटाने की भी बहुत कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। जीविका की उन बड़ी बड़ी मोती जैसी आंखों ने विवेक का दिल चुरा लिया। वो जीविका के उस चांद जैसे चेहरे के बारे में सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर विवेक के मॉम और डैड, मिस्टर और मिसेस ओब्रॉय पहले से ही बैठे हुए थे। विवेक उनकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर और मिसेस ओब्रॉय ने विवेक को गुड मॉर्निंग कहा। विवेक ब्रेड और बटर लेकर खाता हुआ फिर से किसी ख्यालों में खोने लगा। विवेक की मॉम मिसेस ओब्रॉय उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल हमारा बेटा कहीं खोया खोया सा रहता है? मिस्टर ओब्रॉय विवेक की तरफ देखते हुए बोले, बात तुम सही कह रही हो, पर आखिरकार क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से शायद हमारे हैंडसम मैन ने हमारे लिए बहू ढूंढ ली हो। मिसेस ओब्रॉय मिस्टर ओब्रॉय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? विवेक के मॉम डैड दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन विवेक जीविका के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मिस्टर ओब्रॉय अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोले, यस डार्लिंग, आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले मैं भी तुम्हारे बेटे की तरह खड़ूस और सीरियस टाइप का बॉस हुआ करता था। ये सुनकर मिसेस ओब्रॉय विवेक के डैड की तरफ घूरते हुए बोली, मेरे हैंडसम बॉय को खड़ूस मत कहिए। आपसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है वो, समझे आप? मिस्टर ओब्रॉय अपनी वाइफ को चिढ़ाते हुए बोले, अच्छा जी, लगता है इस बुढ़े से अब प्यार कम हो गया है तुम्हारा। मिसेस ओब्रॉय अपने हस्बैंड के इस तरह से सरेआम टीज करने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूरने लगी। विवेक के मॉम डैड की लव मैरिज हुई थी। उनकी बातों से ये साफ पता चलता था कि इस उम्र में भी वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कहते हैं ना, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मिसेस ओब्रॉय मिस्टर ओब्रॉय की तरफ देखते हुए बोली, आप भी ना, अभी आप रोमियो वाले मोड से बाहर आकर डैड वाले मोड में आ जाइए। अभी हमें ये पता करना है कि आखिर हमारे बेटे के मन में चल क्या रहा है। मिस्टर ओब्रॉय अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, यू आर राइट। विवेक बेटा, तू ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अपने डैड के इस तरह से कहने पर विवेक अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए अपने डैड की तरफ देखा और बोला, नो डैड, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच रहा था। विवेक ने ये झूठ बोला। मिस्टर ओब्रॉय को महसूस हो गया कि उनका बेटा उनसे कुछ छिपा रहा है। विवेक को भी अपने मॉम डैड से झूठ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उसकी फितरत में नहीं था। लेकिन वो उनसे कहता भी क्या? वो जानता था कि उसके मॉम डैड अपनी होने वाली बहू का चेहरा देखने के लिए बेताब थे, लेकिन वो उस लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता था, क्योंकि अब तक उसे खुद ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने मॉम डैड को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मिस्टर और मिसेस ओब्रॉय एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विवेक अपनी कार निकालकर अपने मैंशन से ऑफिस के लिए निकल गया। वो जल्दी में था, इसीलिए कार की स्पीड तेज थी, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी, क्योंकि सामने से एक लड़की गुजर रही थी। उसका चेहरा आगे की तरफ था और उसके सूट का गुलाबी दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। विवेक को उस लड़की की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बार बार हॉर्न बजा रहा था,
लेकिन उस लड़की पर तो इसका कोई असर नहीं हो रहा था। ब्रेक की जोरदार आवाज के साथ उसकी कार रुकी और गुस्से में भरा वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लड़की के पास पहुंचते ही उस पर भड़कते हुए बोला, आर यू मैड या फिर अंधी हो? बीच सड़क में ऐसे कौन चलता है? उसकी तेज आवाज सुनकर वो लड़की हल्के से कांप गई। जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, विवेक एकदम ठिठक गया। वो वही थी, वही आंखें, वही मासूम चेहरा, हल्के कांपते गुलाबी होंठ। वो घबरा गई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही। विवेक ने फौरन उसे साइड में खींचा, क्योंकि पीछे ट्रैफिक की लंबी लाइन लग चुकी थी। गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही थीं। सड़क से हटाकर उसने फिर से पूछा, कहाँ जा रही थी तुम? और यूं बेतहाशा क्यों चल रही थी? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। वो बस खड़ी रही, उसकी तरफ देखती हुई। अब विवेक थोड़ा चिढ़ने लगा। मन में बड़बड़ाया, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं गूंगी तो नहीं? नहीं, पिछली बार तो ठीक ठाक बात कर रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, गेट इन द कार। वो उसकी तरफ देखने लगी, हैरान सी। विवेक फिर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? बस कार में बैठने को कह रहा हूं। शेर की गुफा में नहीं भेज रहा। और वैसे भी मैं कोई शेर नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर जीविका के होंठों पर पहली बार एक छोटी सी मगर प्यारी सी स्माइल आई। विवेक उस मुस्कान में कुछ पल के लिए खो गया। फिर अनजाने में ही उसके मुंह से निकला, तुम हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनते ही जीविका थोड़ा शर्मा गई और चुपचाप कार में बैठ गई। विवेक ने बोतल से पानी निकालकर उसे दिया। लो, थोड़ा पानी पी लो। अब बताओ, क्या आज भी कोई तुम्हारे पीछे पड़ा था? उसने पानी की बोतल हाथ में ली, हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं। तो फिर उस तरह चल क्यों रही थी? ऐसे केयरलेस चलना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें चोट लग सकती थी। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे, तुम रो क्यों रही हो? विवेक अब थोड़ी देर उसे बस देखता रह गया। उसके दिमाग में वही पुराना डायलॉग घूम गया। जब लड़कियां आर्ग्यूमेंट हार जाती हैं तो क्राइम मोड ऑन कर देती हैं। पर कुछ ही पल में उसे समझ आया, ये वैसा केस नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी, ओके? अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन रो मत प्लीज। जीविका ने अपने आंसू पोंछते हुए धीमे से कहा, आई एम सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस कॉलेज जा रही थी, पता ही नहीं चला कब सोचते सोचते यूं सड़क पर निकल गई। विवेक अब ध्यान से उसे देखने लगा। उसे देखकर इतना तो समझ आ गया था कि कोई गहरी बात है जो उसे परेशान कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। जीविका उसकी तरफ देखने लगी। विवेक ने फिर कहा, देखो, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूं, बट स्टिल कभी कभी अजनबी सुनने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। मे बी आई कैन हेल्प। उसकी बात सुनकर जीविका हल्का मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद किसी के पास नहीं है। विवेक ने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो बोला, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। इस पर जीविका थोड़ा झिझकते हुए बोली, नो इट्स ओके, आप ऑफिस जा रहे होंगे, आई विल मैनेज। और एक बार फिर मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये थैंक यू मैं बस 2 कंडीशंस पर एक्सेप्ट करूंगा। जीविका ने पहली बार हल्के से चौंकते हुए पूछा, और वो क्या? विवेक ने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट की और कहा, पहली, प्रॉमिस करो कि आगे से तुम अपना ध्यान रखोगी। और दूसरी, अगर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें अपनी कार से कॉलेज छोड़ दूं, तभी मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर जीविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। पहली बार कोई अनजान इंसान उसकी इतनी परवाह कर रहा था, इतनी जेन्युइनली, जितनी शायद उसके अपने भी कभी नहीं कर पाए।
विवेक की बातें उसे छू गईं। मन कहीं बहुत गहराई तक कुछ हिल गया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसके अपने भी अब उसके अपने नहीं रहे थे। कभी उसके डैड जीतेश जी तानिया का बहुत ध्यान रखते थे, जब तक मंदिरा उनकी जिंदगी में नहीं आई थी। मंदिरा के आने के बाद सब बदल गया। मंदिरा जो उसकी सगी माँ थी, लेकिन माँ कभी बन नहीं सकी, और तानिया जो खून से उसकी बहन नहीं थी, लेकिन दिल से थी पूरी तरह। जीविका को याद है किस तरह मंदिरा हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी देती थी। वो चाहती थी कि जीविका किसी अमीर लड़के से शादी करे। वजह, ताकि सिर्फ जीविका की नहीं, उसकी खुद की जिंदगी भी आराम से कटे। जीतेश जी को लगता था कि मंदिरा उनसे प्यार करती है। शायद इसी भरोसे उन्होंने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी थी। उन्हें लगा था कि तानिया को मां मिल जाएगी और एक पूरा परिवार बन जाएगा। पर मंदिरा ने शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे लगा था कि जीतेश बहुत अमीर हैं। जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने जीविका को जन्म तो दिया, लेकिन उसे कभी अपनाया नहीं। तानिया और जीविका एक दूसरे की दुनिया बन गई थी। सगी नहीं थी, पर उस रिश्ते में खून से ज्यादा भरोसा था। और यह भी सच था कि पहली बार जब विवेक से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से वो उसे भुला नहीं पाई थी। उसे यकीन नहीं हुआ था कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लड़के होते हैं जो बेवजह भी किसी की परवाह कर सकते हैं, बिना मतलब, बिना शर्त। क्योंकि उसकी अपनी दुनिया में जहां से वो आई थी, वहां इस तरह की केयर एक किस्सा बनकर ही रह गई थी, जो सिर्फ किताबों और फिल्मों में दिखता था। जीविका जैसे अपनी सोच से बाहर निकली, थोड़ी हड़बड़ाई सी बोली, जल्दी चलिए वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मेरी वजह से पहले ही टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। विवेक कार स्टार्ट करते हुए थोड़ा चौंकने के अंदाज में बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और ऊपर से ये भी कि लेट हो रहा हूँ? जीविका ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। आपके फॉर्मल्स ही सब कुछ बता रहे हैं, और आपके चेहरे का जो सीरियस लुक है ना, उससे तो साफ लग रहा है कि आप लेट हो रहे हैं और शायद मन ही मन मुझ पर चिल्ला भी चुके होंगे। उसकी बात सुनकर विवेक खुद को हंसी रोकने से नहीं रोक पाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक फ्रेश, हल्की सी मुस्कान दिखी। वो वही चेहरा था जो अब तक सिर्फ संजीदगी और थकान से भरा दिखता था। जीविका भी उस मुस्कान में एक पल के लिए खो गई। शायद ये पहली बार था जब उसने विवेक को जेन्युइनली मुस्कुराते देखा था। विवेक ने थोड़ी प्लेफुल टोन में कहा, You know what? You're really cute. ये सुनते ही जीविका थोड़ा शर्मा गई और हल्के से मुस्कुराई। फिर खुद को संभालते हुए चुपचाप सामने देखने लगी। वो दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे बस सड़क को निहारते रहे, लेकिन उस पल में जो खामोशी थी वो अजनबी नहीं लग रही थी। दूसरी ओर तानिया दृष्टि को अपने कमरे में ले आई थी। नीचे जो कुछ भी हुआ था उससे उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि अनय और दृष्टि के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई। दृष्टि उसके चेहरे के हाव भाव भांपते हुए मुस्कुराई और साथ ही उसकी गर्दन पर पड़े लव बाइट की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो कैसी रही कल की रात? इस निशान को देखकर तो लग रहा है बहुत ही रोमांटिक नाइट रही होगी। तानिया के गाल एकदम गुलाबी हो गए। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, जस्ट शट अप। आर्य क्या कम है जो तू भी लाइन पर आ गई? तू छोड़ और अपनी सुना। आजकल तेरे गाल कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। दृष्टि का चेहरा हल्का सा मुस्कुरा उठा। अनय की याद आते ही वो कुछ सेकंड के लिए खो गई। शुरू में लगा था वो लड़का बस चिढ़ाने में एक्सपर्ट है, मगर धीरे धीरे उसके केयरिंग नेचर ने कुछ और ही एहसास जगा दिए थे। उसके यूं खो जाने पर तानिया ने शरारत से कहा, और ये ड्रेस, ये तो साफ बता रही है कि किसी ने बहुत प्यार से सिलेक्ट की है। दृष्टि हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेवजह बात को बढ़ा रही है।
अगर उसे ये सब सुनने को मिल गया तो फिर उसका एटीट्यूड देखना मुश्किल हो जाएगा। तानिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, दुनिया को चाहे जो दिखा ले, मुझसे तो नहीं छुपेगा। दृष्टि ने हंसते हुए कहा, तू तो वाकई में सीआईडी से कम नहीं है। अगर आज गौरी आंटी होती तो जरूर पूछती, आपने ये आई कांटेक्ट डिकॉर्डर बेटी कैसे पैदा की? गौरी आंटी का जिक्र होते ही तानिया थोड़ी शांत हो गई। बात को संभालते हुए दृष्टि मुस्कुराई। अब तो तुझसे नजरें मिलाने से पहले भी सोच समझकर मुस्कुराना पड़ेगा। तानिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, तुम दोनों की आंखों में जो देखा है वो समझने के लिए कोई जासूस होना जरूरी नहीं। अनय की आंखों में तेरे लिए प्यार और तुझे पाने की तड़प दिखी, और तेरी आंखों में एक कोमल सी फीलिंग जो तू छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दृष्टि एकदम से झेंप गई। तानिया ने हंसते हुए कहा, चल अब ज्यादा फ्लैटरिंग मत कर, सीधे साफ बता बात कहाँ तक पहुंची। दृष्टि थोड़ा शर्मा गई। जैसे मैं और अनय बचपन से रोमांस कर रहे हैं वैसे पूछ रही है। तानिया चुटकी लेते हुए बोली, तेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर तो कुछ भी हो सकता है। दृष्टि उसे हल्का सा घूरते हुए बोली, अब तू अपनी बेस्ट फ्रेंड पे भी डाउट करेगी? तानिया ने शरारत से कहा, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद ही मुझसे बातें छिपाने लगे तो शक तो बनता है ना। दृष्टि ने थोड़ा संजीदगी से जवाब दिया, कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि खुद को ही समझने का टाइम नहीं मिला। तानिया उसकी बात पर मुस्कुराई। आई न्यू इट, मुझे पूरा भरोसा था अनय पर, वो तुझे पिघला ही देगा। दृष्टि ने झट से कहा, खड़ूस की खड़ूस है तू। ओके, अब नहीं बताना तो मत बता, मैं अनय से ही पूछ लूंगी। तानिया उठने लगी तो दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, ठीक है बाबा, बैठ, सुन ले सब। फिर वो अनय के लिए अपनी फीलिंग्स और उस पार्टी नाइट की बातें शेयर करने लगी। सुनने के बाद तानिया मुस्कुराई और बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अनय को चुना। वो अच्छा लड़का है और तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जब दोनों के दिल में कुछ कुछ हो रहा है तो अब और इंतजार किस बात का, शादी कर लो सीधा। और सुन, चुपचाप का मतलब कोर्ट मैरिज मत समझ लेना। दृष्टि उस एक्साइटमेंट को देखती रह गई जो तानिया के चेहरे पर उसकी शादी की बात पर थी। तभी तानिया थोड़ी उदास हो गई और सामने देखते हुए बोली, शादी की बात चली तो मुझे जीविका की याद आ गई। उसे मेरी शादी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट थी, पता नहीं कैसी है और कहाँ है अब वो। दृष्टि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वो जहां भी होगी ठीक होगी और तुझे बहुत मिस कर रही होगी, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। तानिया कुछ शांत हो गई। फिर दृष्टि ने उस पार्टी में जो भी हुआ सब कुछ तानिया को साफ साफ बता दिया। इतनी बड़ी बात और अब बता रही है? मैं बताना चाहती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और कॉल पर ये बातें मैं बताना नहीं चाहती थी। कॉलेज कैंपस, सुबह 9 बजे। जैसे ही युवान कॉलेज गेट से अंदर आया सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। ब्लैक डेनिम जैकेट, आंखों पर ब्राउन शेड्स और कॉन्फिडेंस से भरी चाल। कॉलेज के ग्रुप्स में हलचल मच गई थी। लड़कियां फुसफुसा रही थीं, लड़के उसकी चाल पर जल रहे थे। लेकिन युवान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था वो सिर्फ आर्य सिंघानिया का भाई नहीं था, वो खुद युवान सिंघानिया था। उन सब की बात सुनकर युवान मुस्कुराया ही था कि तभी उसकी नजर सामने कॉरिडोर से आती हुई एक लड़की पर पड़ी। पेस्टल ब्लू ड्रेस, स्ट्रेट बॉल और आंखों में वही पुराने दौर की चालाक चमक। वो सीधी युवान की तरफ बढ़ती ही आ रही थी। उस लड़की को देखकर युवान की भौहें तन गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, अवनी थी। 1 साल पहले एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अवनी की मुलाकात युवान से हो चुकी थी। तब अवनी आर्य के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उसकी नजर आर्य के आसपास की हर चीज पर थी, खासकर उसके छोटे भाई युवान पर भी। युवान को तभी समझ आ गया था कि अवनी कौन है। ब्यूटीफुल बट डेंजरस। उसने आर्य को अलर्ट भी किया था, लेकिन तब आर्य प्यार में अंधा था।
वो भीड़ के बीच से चलती हुई आई, खूबसूरत, ग्रेसफुल और बेहद जान पहचान सी। अवनी। वो पूरी तरह मॉडर्न लुक में थी, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशन मासूम थे, चाल में नरमी थी और हर स्टेप पर जैसे वो सिर्फ युवान को देखने आई हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मानो पहली बार मिल रही हो। हेलो युवान, तुमने पहचाना नहीं? युवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, पहचाना तो तभी था जब तुमने नकली मासूमियत से आंखें झपकाई। उसने सिर थोड़ा झुकाया। वो मुस्कुरा दी, जैसे ये लाइन भी उसे पहले से पता हो। मैं बदल गई हूँ युवान, अब मैं वो अवनी नहीं रही। और तुम समझती हो मैं वो युवान हूँ जो तुम्हारे नाटक में उलझ जाएगा? शायद नहीं, शायद हाँ। ये वक्त बताएगा। वो कहकर धीमे से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। क्या वाकई ये बदल गई है? ये सोचते हुए युवान कॉलेज के अंदर चला गया। अगले कुछ दिन कॉलेज में कुछ बदलने लगा था। जहां पहले युवान अकेला रहता था, बस म्यूजिक, बाइक और अपने लिमिटेड दोस्तों में, अब धीरे धीरे अवनी उसके आसपास दिखने लगी थी। कभी लाइब्रेरी में वही किताब पढ़ रही होती जो युवान निकालना चाहता था, कभी कैंटीन में अकेली बैठी होती और जैसे ही युवान आता हल्की सी मुस्कान के साथ कुर्सी ऑफर कर देती। सब कुछ कोइंसिडेंस लग रहा था, पर असल में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं था। एक शाम कॉलेज रूफटॉप, अवनी की आवाज में कंपी थी। युवान, मैं सच में बदल गई हूँ। युवान दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। उसकी आंखें सीधे अवनी की आंखों में। वो उसके और करीब आई। कभी कभी लोग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला मौका ही नहीं देता। मौका नहीं, भरोसा चाहिए, जो मुझे तुम पर बिल्कुल भी नहीं। वो चुप रही। हवा तेज हो गई थी। एक साइलेंस, एक चुप्पी जो सब कुछ कह रही थी। इधर सिंघानिया एम्पायर की बिल्डिंग में आर्य अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। ये आर्य का एक प्राइवेट नंबर था जो हर किसी के पास नहीं था। आर्य ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से उसे एक मुस्कुराती हुई लड़की की आवाज सुनाई दी। मैं वापस आ रही हूँ आर्य, और इस बार मैं सिर्फ प्यार नहीं, हक लेकर आऊंगी। क्या है इस बार अवनी के मंसूबे, और क्या युवान को वक्त रहते सब समझ आएगा, या होने वाली है सिंघानिया परिवार में एक नए इंसान की एंट्री। दृष्टि, मैं सच बता रही हूँ, जिसने तेरे साथ वो घटिया हरकत करने की कोशिश की थी ना, उसका चेहरा अगर सामने आ जाए तो गोली मार दूंगी मैं उसे। तानिया, जो अब भी गुस्से से भरी हुई थी, अचानक तेज आवाज में बोली। दृष्टि ने उसकी आंखों में गुस्सा देखा, पर मुस्कुराई, हल्के मजाकिया अंदाज में बोली, लगता है जीजू की संगति का असर होने लगा है तुझ पर। तानिया ने एक पल कोई रिएक्शन नहीं दिया। चेहरा अब भी सख्त था। उसकी आंखें गुस्से और डर के मिले जुले एहसास से भरी हुई थीं। फिर उसने धीरे से कहा, तू समझ पा रही होगी ना, उसने तेरे साथ क्या करने की साजिश रची थी। अगर आने टाइम पे नहीं आता तो न जाने क्या होता। दृष्टि बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके मन में जो बेचैनी थी वो किसी भी मौसम से भारी थी। पीछे से तानिया आई, उसके पास खड़ी होकर बोली, दृष्टि, सच में आने टाइम पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। दृष्टि ने सिर झुकाया, एक पल सोचा, फिर बोली, हाँ तानिया, तू सही कह रही है। अनय को जब इस बारे में पता चला तो वो एकदम आग बबूला हो गया था। उसी वक्त उसने अपने असिस्टेंट को लगा दिया इस पूरे मामले को ट्रेस करने के लिए। दृष्टि, तेरे हिसाब से उस पार्टी में सारे ऑफिस के ही लोग थे ना? मतलब जिसने भी ये किया
वो अंदर का ही कोई है। क्या तुझे किसी पर शक है? आई डोंट नो यार, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी सारी पार्टीज अटेंड की हैं, कभी किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश नहीं की थी। ये पहली बार था। और अजीब बात यह है कि वो कुछ कहकर रुक गई। तानिया ने धीरे से पूछा, क्या? मुझे लग रहा है ये बस कोई छिछोरा हरकत नहीं थी, ये प्लान था, किसी ने जानबूझकर किया। तानिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोली, तू टेंशन मत ले। अनय को देखना, जब बात तेरी होती है तो वो रुकता नहीं। वो उस घटिया इंसान को ढूंढ कर ही दम लेगा, और इस बार वो बख्शेगा नहीं। दृष्टि ने हल्का सा सिर हिलाया। चेहरा अब भी उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा इरादा था। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ गईं, पर मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई वो अंदर का ही कोई था? दृष्टि और अनय अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। तानिया और आर्य को बाएं करते हुए दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। दृष्टि का चेहरा भले शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कई सवाल जिंदा थे। जैसे ही उनकी कार मुड़ी, तानिया ने पीछे मुड़कर देखा, फिर अपना पर्स उठाकर अंदर जाने को हुई कि तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर थाम ली। अगले ही पल वो सीधे आर्य के सीने से टकरा गई। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, संभल के मैडम। जबकि तानिया खुद को संभालते हुए दोनों हाथ उसके सीने पर रख चुकी थी। आर्य ने उसकी खुली कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे के बेहद पास आकर हल्के से उसकी गालों पर अपनी नाक रगड़ दी। तानिया ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा, आर्य, आर्य, ये क्या कर रहे हो आप? आर्य ने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई मीठी सांस भर रहा हो। फिर धीरे से बोला, आई थिंक मैं अपनी वाइफी के साथ थोड़ा रोमांस कर रहा हूँ। तानिया ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, छोड़िए मुझे। यहाँ कोई आ गया तो मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। आर्य ने मजाकिया अंदाज में सिर झुकाया और धीमे से फुसफुसाया, आई थिंक यू आर राइट। वाइफी, ये जगह सही नहीं है। तानिया ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया ही था कि अचानक आर्य ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे झटके से गोद में उठा लिया। तानिया अब उसके कंधे पर मुक्के मार रही थी। आर्य, आर्य, क्या कर रहे हो? अब जहाँ प्राइवेसी मिले वहीं तो जगह सही है ना वाइफी। आर्य ने आंख मारी और सीढ़ियां चढ़ता चला गया, सीधे अपने कमरे की ओर। तानिया अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन आर्य की मस्कुलर बॉडी के सामने उसकी छोटी सी कोशिशें पूरी तरह से बेकार हो रही थीं। वो छूटने के लिए हाथ पांव मारती रही, लेकिन आर्य ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह जकड़ रखा था। छोड़ो मुझे, आप पागल हैं, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो देखने दो, मैंने किसी और की बीवी को थोड़ी ना पकड़ रखा है। मैं तो अपनी बीवी के साथ ही रोमांस कर रहा हूँ, तो भला मैं क्यों डरूं? फिर अचानक आर्य ने उसे अपने कमरे में घसीट लिया और दरवाजा बंद कर दिया। तानिया चिल्लाई, लेकिन आर्य की आंखों में एक शरारत थी जो उसे और भी नर्वस कर रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तानिया घबराई हुई बोली, आर्य, आर्य, क्या कर रहे हैं आप? आर्य। लेकिन आर्य उसकी तरफ बढ़ता ही गया। आर्य, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आर्य का चेहरा एकदम नजदीक था, उसकी आंखें गहरी और शरारत भरी थीं। आर्य ने धीरे से उसके गुलाबी होंठों को अपनी अंगूठे से सहलाते हुए कहा, क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ वाइफी? तानिया की धड़कनें तेज हो गईं और आर्य ने उसकी रज्जामंदी के बिना ही उसके होंठों को छुआ। तानिया की सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। तानिया ने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की और घबराते हुए बोली, आर्य, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे। आर्य ने तानिया की सारी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो इनफैक्ट अभी तो मेरे पास ऑफिस जाने के लिए काफी टाइम है। इतने में तो हम एक
राउंड आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तानिया पूरी तरह से समझ चुकी थी कि आर्य किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो खुद को और आर्य को बीच में कुछ दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से आर्य और खुद के बीच की जगह को बनाने की कोशिश की, लेकिन आर्य ने उसकी सारी कोशिशें एक पल में नाकाम कर दी। तानिया तो बस आर्य को देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ जीविका अपने बेडरूम में बैठी हुई अपकमिंग इंटर्नशिप के बारे में सोच रही थी। वो अपने फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी और इस साल उसे किसी कंपनी से इंटर्नशिप करना जरूरी था। वो इस सवाल में खोई हुई थी कि ये इंटर्नशिप कहाँ से शुरू करेगी। एक दोस्त ने उसे ओबरॉय अंपायर में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने का सुझाव दिया था। वो जानती थी कि ओबरॉय अंपायर एक बहुत बड़ी और जानी मानी कंपनी है। अगर वो इस कंपनी में सिलेक्ट हो गई तो उसे बहुत अच्छा काम करने का अनुभव मिलेगा। ये तो सही मौका होगा। वो खुद से बड़बड़ाई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो इस इंटर्नशिप के बारे में और ज्यादा सोचने लगी। इधर तानिया जान चुकी थी कि आर्य अब नहीं रुकने वाला, इसीलिए उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। लेकिन तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। आर्य का तो जैसे मूड ही खराब हो गया। उसने झट से दरवाजा खोला, लेकिन सामने वेद को देखकर आर्य का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वेद ने आर्य को देखते ही बोला, डैडी, मेरी बेबी प्रिंसेस कब आएगी? आर्य ने तानिया की तरफ देखा और कहा, बेटा, हम दोनों बस उसी की तैयारी कर रहे थे। ये सुनते ही तानिया गुस्से में आई और आर्य को मरते हुए दरवाजे से दूर कर दिया। फिर वेद को अपनी गोद में उठाया और उसे चूमते हुए बोली, बेबी, तुम्हें जो भी मिलेगा, प्रिंस या प्रिंसेस, बहुत प्यारा होगा। बस थोड़ा सब्र रखना होगा, हाँ? वेद ने धीरे से मम्मा की तरफ देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। उसकी चुप्पी में भी जैसे पूरी बात कह दी गई थी। आर्य और तानिया दोनों उसकी उस मासूम मुस्कान को देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। ये छोटा सा पल उनकी दुनिया में सबसे कीमती था। वेद अपने मॉम डैड की गोद से धीरे से फिसल कर नीचे उतरा और फुदकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तानिया मुस्कुराती हुई अपने बेबी को जाते हुए देख रही थी। उसकी मासूम चाल में जैसे उसकी सुबह की सारी थकान खो गई थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी की हल्की गर्म सांसें महसूस हुईं। आर्य उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और उसकी खुली कमर पर अपनी उंगलियों से हल्के हल्के गोल घुमाते हुए कुछ सोचने लगा। तानिया ने हल्के से उसकी उंगलियों को हटाते हुए नाराजगी भरे अंदाज में कहा, आर्य, अब बस कीजिए, बहुत हो गया। प्लीज अब ऑफिस के लिए निकलिए। आर्य, अब भला करता भी क्या? तानिया को दोबारा छेड़ना मतलब तानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने जैसा था। लेकिन फिर भी आर्य ने जाते जाते तानिया के कान के पास झुककर उसकी सांसों में सांसें मिलाते हुए धीमे से फुसफुसाया, विल कंटिन्यू एट नाइट, वाइफी। वही युवान बालकनी की रेलिंग पर झुका हुआ था। उसके माथे पर शिकंज थी और दूसरी तरफ फोन की स्क्रीन रोशनी फैला रही थी। उसकी उंगलियां एक तस्वीर पर थम गईं। अवनी किसी और के बेहद करीब। उस शख्स के चेहरे पर स्माइल थी जैसे कोई जीत की ट्रॉफी हाथ लग गई हो। उसी वक्त जब अवनी ने युवान से कहा था, मुझे अब सिर्फ आर्य से फर्क पड़ता है और किसी से नहीं। युवान की आंखों में ना गुस्सा था ना आंसू, बस एक चुप्पी थी, बहुत भारी, बहुत गहरी। उसने फोन को ऑफ किया, अपनी कुर्सी से उठते हुए बुदबुदाया, क्या वाकई वो बदल गई है या ये सब बस एक नए खेल की शुरुआत है? हवा और भी सर्द हो गई थी और दिल और भी खाली। लोकेशन अवनी का अपार्टमेंट।
बीती रात का दूसरा पहर। चांद की हल्की रोशनी में सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था। अवनी बालकनी की रेलिंग पर टिककर दूर अंधेरे में कुछ खोज रही थी, जैसे अतीत का कोई अधूरा हिस्सा वहीं छिपा हो। पीछे नकुल आकर खड़ा हुआ, हाथ में विस्की का ग्लास, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने घबराते हुए अवनी से बोला, आर्य सिंघानिया से खेलने का मतलब जानती है तू? वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं है अवनी, वो अंडरवर्ल्ड का वो नाम है जिसकी एक नजर जिंदगी भी छीन सकती है। अवनी हौले से मुस्कुराई। उसके लब्बों पर एक ऐसी ठंडी मुस्कान थी जो जले हुए अरमानों की राख से पैदा होती है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए नकुल से कहा, और उसने क्या किया था जब मुझे छोड़ा था नकुल? उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं थी। अब मैं उसी दुनिया का हिस्सा बनकर उसे उसकी दुनिया से बाहर निकालूंगी। नकुल ग्लास टेबल पर पटकते हुए बोला, पागल मत बन, युवान उसकी जान है, उसका छोटा भाई। तुझे नहीं पता, अगर उसे जरा भी भनक लगी कि तू युवान को मोहरा बना रही है तो वो। अवनी बीच में उसकी बात को काटते हुए बोली, तो क्या कर लेगा आर्य? जान से मार देगा मुझे, मार डाले, लेकिन उससे पहले मैं उसे सब कुछ छीन लूंगी। उसका चैन, उसका सुकून, उसका विश्वास और सबसे कीमती उसका भाई। वो पीछे मुड़ी और नकुल की आंखों में झांकते हुए धीरे लेकिन ठोस शब्दों में बोली, युवान मासूम है, पर उसमें वही प्यार है जो कभी आर्य में था। मैं उस प्यार को इस्तेमाल करूंगी, उसका दिल जीतूंगी, और जब वक्त आएगा मैं उसे उसके ही भाई के खिलाफ मोहरा बनाऊंगी। नकुल ये सुनकर चौंक गया और घबराते हुए बोला, तू ये सब छोड़ क्यों नहीं देती अवनी? तू जानती है आर्य की नजरों में आने का मतलब अपनी मौत को न्योता देना है। अवनी अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मौत से नहीं डरती मैं नकुल, पर उस औरत से जरूर डरती हूं जो रोज आईने में मुझे देखती है, जिसे आर्य ने अधूरा छोड़ दिया था। वो मुझे चीख चीख कर एक ही सवाल बार बार पूछती है कि तू कौन है? अब वो औरत अधूरी नहीं रहेगी नकुल, अब मैं आर्य को अधूरा बनाऊंगी। ये कहकर वो फिर से बालकनी की रेलिंग से सामने की तरफ दूर देखने लगी, शायद युवान का अपार्टमेंट। अवनी धीरे से बुदबुदाई, बस कुछ दिन और, फिर वो खुद मेरे पीछे आएगा, और जब आएगा मैं उसे उसी रास्ते ले जाऊंगी जिससे मैं आर्य का सब कुछ छीन लूंगी। और अगर आर्य सब समझ गया तो? अवनी हल्के मुस्कुराते हुए बोली, तब भी खेल मैं ही जीतूंगी, क्योंकि इस बार मैं नफरत से नहीं प्यार से वार करूंगी। जो दिख रहा है वो ही सब कुछ नहीं होता। एक तरफ मासूम युवान जिसे पहली बार किसी की आंखों में खुद के लिए अपनापन दिखा, दूसरी तरफ अवनी जिसकी आंखों में मोहब्बत कम, मक्कारी ज्यादा थी। आर्य सिंघानिया का एक झूठा यकीन और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ही छांव में पल रहा होगा। खेल अब भी शुरू हुआ है, एक चाल जिसमें दिल बिछेंगे और नीयतें बेनकाब होंगी। क्या युवान वाकई अवनी के प्यार में गिरने वाला है, या आर्य अपनी दुनिया में हो रहे इस साजिश को भांप चुका है? क्योंकि जब बात सिंघानिया परिवार की होती है तो हर चाल के पीछे एक वार छिपा होता है।